Welcome friends. In this particular video we are going to learn about the resistance switching. Okay, resistance switching क्या है? देखिए, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे जो है गुजारिश करूँगा कि वो आप जो है वो आगे की वीडियो देखें, क्योंकि ये जो थ्योरी है सर्किट ब्रेकर की, ठीक है, वो कंटिन्यूस थ्योरी है। एक के बाद एक स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप वो देखेंगे तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर जो है वो दिखा दिया है वहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रेजिस्टेंस स्विचिंग। सी वी हैव ऑलरेडी सीन द लास्ट लेक्चर दैट व्हेनेवर द सर्किट ब्रेकर आर ओपन, okay, whenever the circuit breaker contacts are open at natural current 0, arc will be extinguished, and wherever this happens, because there will be a sudden change in voltage, as most of the faults are inductive, because of this it should reach active recovery voltage across the breaker contacts. But because of LNC circuit, देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये जो मैंने लिखा है वही है कि ये जो अपना सिस्टम वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज यानी कि जो नॉर्मल वोल्टेज हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब जो भी रेगुलर आता है ये वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्ट हुआ इस पॉइंट पे जो है, मतलब ये फॉल्टी करंट हुआ और वो ज़ीरो पे आया, मतलब ये पॉइंट जो है फॉल्टी करंट, ये जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन है वो शॉर्ट सर्किट करंट की है, फॉल्टी करंट की है। तो यहाँ पे हम देखें एट द सेम टाइम आपका आर्क वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम पोजिशन पर है, ठीक है। ऐसे मैग्नीट्यूड काफ़ी लो है लेकिन वो मैक्सिमम पोजीशन पर है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये आर्क वोल्टेज अपना ये ब्राउन लाइन में है ना, वो आर्क वोल्टेज है। तो पर्टिकुलरली क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट करंट जो इस तरह से कुछ पास होगा, हालांकि नेचुरल करंट जीरो पे, नेचुरल करंट जीरो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं नेचुरल करंट जीरो लूँ, ये करंट जीरो इंस्टेंट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो भी आपका सर्किट, मतलब सर्किट ब्रेकर के अंदर जो भी आर्क प्रोड्यूस हो रहा है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में, वो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए था और हो रहा है, ठीक है। आर्क जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सटिंग्विश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे आपका आर्क करंट जो है, वो जो भी फॉल्टी करंट है, जो फॉल्टी करंट की वजह से आपका आर्क मिल रहा है, वो आर्क करंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि फॉल्टी करंट है। तो वो फॉल्टी करंट अगर ये जीरो पॉइंट पे आएगा, उस जीरो पॉइंट पे अगर मैं वहाँ से सर्किट ब्रेकर के जो भी मीडियम है उस मीडियम को फ्लो करा दूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है या फिर, ठीक है, ब्लास्ट एयर हो सकता है, तो वो एयर जो है यहाँ से या फिर ऑयल जो है वो मीडियम, कुछ भी गैस भी हो सकता है, तो वो वहाँ से पास हो रहा है और आर्क को एक्सटिंग्विश कर देगा। लेकिन आर्क को एक्सटिंग्विश करने से पहले आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो वोल्टेज था, देखिए ये है ना, ये आर्क वोल्टेज है, ये नॉर्मल वोल्टेज था, नॉर्मल वोल्टेज ये था, लेकिन फॉल्ट की वजह से ये देखिए ये दोनों इन फेज में आ गए। तो आर्क वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो कि आपका फॉल्टी करंट है, वो दोनों इन फेज में होंगे, क्योंकि आर्क जो प्रोड्यूस होती है ना वो जनरली क्या होती है, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव ही होती है, क्योंकि वहाँ पे हीट के फॉर्म में जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो मतलब जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो पूरा का पूरा जो है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से ये आर्क वोल्टेज यहाँ पे ये आएगा, इस तरह से आएगा, ये होना चाहिए था ये, लेकिन हो रहा है ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये आपका आर्क जो है वो वैनिश हो चुका है तो अभी क्या होगा, नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज पर काम करना होगा ना, मतलब नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज पर ये जाएगा ना, तो इससे यहाँ तक जाने में ये पूरा इंस्टेंटेनियस होगा, तुरंत ही होगा। तो ये तुरंत ही होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सडन चेंज इन वोल्टेज हुआ, सडन चेंज इन वोल्टेज हुआ। तो सडन चेंज इन वोल्टेज के कारण यहाँ पे जो है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो इस तरह से आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज, यहाँ पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब ट्रांजिएंट वोल्टेज ही होगा, ठीक है ना। सो कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए जो है ना, वहाँ पे ये इस तरह से ऑसिलेशन आएंगे। क्यों ऑसिलेशन आएंगे? क्योंकि हमारे सर्किट के अंदर एल और सी दोनों के दोनों है ही, वो मैंने पूरा अच्छी तरह से समझाया, आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो ये इस तरह से ट्रांजिएंट वोल्टेज जो है वहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये जो है नॉर्मल हो जाएगा और रिकवरी वोल्टेज आ जाएगा, तो ये उसके बाद जो है नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने देखा था, यही मैंने ये लिखा है कि व्हेनेवर द सर्किट ब्रेकर आर ओपन एट नेचुरल करंट जीरो, दिस पर्टिकुलर जीरो, आर्क विल बी एक्सटिंग्विश्ड, एंड व्हेनेवर दिस हैपन, बिकॉज देयर विल बी अ सडन चेंज इन वोल्टेज, एज यू कैन सी देयर इज अ सडन चेंज इन वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है ना।
एज मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स आर इंडक्टिव। हमें पता है कि हमारे पास जो भी सर्किटरीज है इंडस्ट्री के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो प्योरली ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडक्टिव नेचर की होती है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस इट शुड रीच एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, दिस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ओके across the breaker contact, but because of the LNC circuit this will not allow sudden change in value, ये sudden change को allow नहीं करेगा, ठीक है ना। That's why high frequency wave are superimposed on fundamental frequency, यानी कि ये frequency के ऊपर high frequency जो है superimpose करेगी और ये इस तरह से oscillate करके यहाँ से ऑसिलेशन आपका डायोड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, और फिर से रिकवरी वोल्टेज यानी कि नॉर्मल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा था। सो ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो कितना जा सकता है, वो अप टू 2 टाइम्स जा सकता है, नॉर्मल वोल्टेज से आपका 2 टाइम्स जा सकता है, कितना 2 टाइम्स। सो बिकॉज ऑफ दिस आर्क विल रिस्ट्राइक अगेन, ये नॉर्मल वोल्टेज से अगर दुगना गया तो आर्क आपका जो है ना वो रिस्ट्राइक फिर से हो सकता है, यानी कि आर्क फिर से पनप सकता है, वहाँ पे आ सकता है, फिर से प्रोड्यूस हो सकता है। अगर वो आर्क प्रोड्यूस वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो आर्क अगर हो रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक साइकिल रुकना पड़ेगा जीरो के लिए, फिर से आपको एक साइकिल रुकना पड़ेगा जीरो के लिए। नेक्स्ट इंस्टेंट ये आता है तो वहाँ पे जो है आपको जीरो के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आप जो है वो आर्क को वैनिश कर पाएंगे। क्योंकि अगर इन बिटवीन आपने ट्राई की, यहाँ पे ट्राई की, यहाँ पे ये मैक्सिमम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो मैक्सिमम होगी, करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आप जो है वो करंट जीरो पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द इंटरप्शन ऑफ लो इंडक्टिव सर्किट करंट एंड इंटरप्शन ऑफ कैपेसिटिव करंट्स गिव राइज टू सेवियर वोल्टेज ऑसिलेशन दैट वी नो, okay, and these excessive voltage surges during circuit interruption that can be prevented by use of shunt resistance R across the circuit breaker contact। तो ये जो ऑसिलेशंस है ना हम जो है वो दूर कर सकते हैं, किस तरह से, ये सर्किट ब्रेकर जो है ना उसके अक्रॉस में हम एक रजिस्टर लगा देते हैं, तो ठीक है, तो उससे इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग। ओके, आई रिपीट, this particular voltage surges, okay, this particular voltage surges that can be removed, okay, see, these voltage surges during circuit interruption can be prevented or can be overcome by the use of shunt resistance R across the circuit breaker contact। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूँ तो वो शंट रजिस्टर कहलाएगा, ठीक है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजिस्टेंस स्विचिंग। क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस स्विचिंग। सो क्या होगा वहां पे, व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर, ओके, तो ये मैं बोल सकता हूं ना कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में है, तो ये आर्क इसके बीच में ही होगा ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में होगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अगर होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्क, अक्रॉस द आर्क, अ पार्ट ऑफ द आर्क करंट, अ पार्ट ऑफ द आर्क करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, बाईपास हो जाएगा ना। सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आर्क करंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो क्या करेगा वो एनर्जी हीट के फॉर्म में गवा देगा। सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आर्क करंट एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन ऑफ द आर्क पाथ। तो आर्क पाथ में क्या हो जाएगा, ये जो भी मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे थे अभी क्या हो रहा है, वो डीआयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में डीआयोनाइज होंगे, ठीक है, तो आर्क जल्दी वैनिश हो जाएगा आपका। सो दिस विल इंक्रीज करंट थ्रू शंट resistance and this process continues until the current through the arc is diverted through the resistance, this resistance either completely or in a major part। ज्यादा से ज्यादा करंट यहां पे फ्लो होना चाहिए, आर्क करंट ऐसा हमें रखना है, ठीक है। सो इफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट रिमेन्स इन द आर्क then the path becomes so unstable that it is easily extinguished। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करंट यहाँ पे अगर आ गया आर्क का और यहाँ पे थोड़ा ही रह गया इन दोनों का कॉन्टैक्ट के बीच में, तो इजीली हम इसको हटा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ओके, सो यहीं जो है मैंने दिखाया कि शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, तो किस तरह से आप लगाओगे, देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो ये पर्टिकुलर दिखाया कि किस तरह से आप जो है वो लगा सकते हैं शंट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ऑसिलेशन आ रहे थे, किस तरह से हम कम करेंगे, मैंने आपको समझाया। सो हाउ कैन आई सप्रेस दैट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस योर कॉन्टैक्ट्स विल बी ओनली इक्वल टू एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एंड देयर विल बी नो ऑसिलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं इससे हटा दूँ, इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन को जितना हो सके हटा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ही अपना नॉर्मल वोल्टेज होना शुरू हो जाएगा ना, यहाँ से ही अपना नॉर्मल वोल्टेज मिल जाएगा। तो
If we intentionally introduce a resistor, or you can say the braking resistor, into the circuit during the braking process, then we can shape the transient response by suitably adjusting the value of braking resistor. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये L और ये अपना जो है वो सोर्स है, ये कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन कैपेसिटेंस और ये इंडक्टेंस हो गया यहाँ पे, और ये सर्किट ब्रेकर अप टू दिस पॉइंट जो है वो L और C आ गया, और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मैंने एक फॉल्ट दिखाया है, और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में मैंने एक ब्रेकिंग रेजिस्टर दिखाया, और ये एक स्विच मैंने दिखाया है. क्या है, ब्रेकिंग रेजिस्टर है और एक स्विच है. किसके अक्रॉस में, सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में मैंने ये दिखाया है. और ये IF क्या है, आपका फॉल्टी करंट है. क्या है, फॉल्टी करंट. जब भी कोई फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट को वहाँ पे देखिए, फॉल्ट है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट करंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वो करंट कहाँ से लेगा, वो करंट यहाँ से ही लेगा ना, यहाँ से ही लेगा अपने जो ये सोर्स है वहाँ पे. तो इस सोर्स से जो भी करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, फॉल्टी करंट होगा. क्या होगा, फॉल्टी करंट होगा. तो अभी देखिए ये फॉल्टी करंट होगा तो ऑब्वियसली सर्किट ब्रेकर पहला ओपन हो जाएगा ना. तो सर्किट ब्रेकर अगर ये ओपन हो रहा है, ठीक है ना, ये प्रोसेस अभी मैंने समझाऊंगा सर्किट ब्रेकर कैसे ओपन होता है. आपको पता होना चाहिए कि CT सेंस करेगा, उसके बाद रिले को कॉन्टेक्ट वो ट्रिप सिग्नल देगा, रिले जो है वो फिर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल देगा, उसके बाद जो है वो आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा. लेकिन ये फॉल्टी करंट अभी क्या है कि यहाँ पे जो भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अभी जो ओपन हो रहा है, इस तरह से अगर ओपन होंगे तो वहाँ पे उनके बीच में जो आर्क इनिशिएट हो रहा है, वो आर्क को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेस टाइम के अंदर जो हमें एक्सटिंग्विश करना है. तो कैसे करेंगे, वो आर्क के करंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड द ब्रेकिंग रेजिस्टर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट. ओके, सो अप टू दिस आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर का, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर का, और ये जो है एक कॉन्टैक्ट, और उसमें मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है. तो इसी की फिगर ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और ये आइसोलेटर एक स्विच मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है. ठीक है, सो देखिए किस तरह से ये काम करेगा, और इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी डेरिवेशन है, वो भी हम देखेंगे. देखिए यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आपको, so as a resistor is connected across a circuit breaker contact, so whenever this IF current is passing, some part through resistor will come, and some part through this circuit breaker contact. देखिए यहाँ पे जो IF आ रहा है वो कुछ मान लीजिए कोई I1 यहाँ पे जाएगा और कुछ I2 यहाँ पे जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ I1 + I2 = IF. यानी कि जो भी थोड़ा बहुत फॉल्टी करंट का पार्ट है, मतलब जो भी करंट है उस ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट थ्रू पास होगा आर्क के फॉर्म में, और यहाँ से कुछ जो है वो पार्ट जो है वो पास होगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, सी इनिशियली सर्किट ब्रेकर इज जस्ट ओपन. इनिशियली ये सर्किट ब्रेकर अभी ओपन ही हुआ है, सो द आर्क रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. आर्क का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा. सो दिस रेजिस्टेंस इज लेस, वी कैन से दिस रेजिस्टेंस इज लेस देन द ब्रेकर रेजिस्टर. I repeat, initially circuit breaker is just open, so the arc resistance is very less. Arc resistance मतलब इसके बीच में जो arc हो रहा है वो उसका resistance. So the arc resistance is very less, and this resistance is less than breaker resistor. Okay, so the majority of the current will pass through this circuit breaker, obviously. Fine. So some current will bypass through this resistor. As some current is bypassed, that means the current which is passing through circuit breaker is decreased, so automatically deionization process will speed up. उसकी वजह से क्या होगा, डीआयोनाइजेशन प्रोसेस आपका जो है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा पार्ट यहाँ पे जो है वो पास हो रहा है और यहाँ पे जो है थोड़ा पार्ट यहाँ से पास हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ द डीआयोनाइजेशन प्रोसेस स्पीड अप and the resistance of the circuit breaker is increased, so obviously the current that is bypassed through the breaker resistance, that will increase, and this is cumulative process. So after some time no current will pass through this circuit breaker, as देखिए अगर आपकी डायरेक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, so entire current will bypass through this resistor only. सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट जब भी ओपन होंगे उसके बाद जो है वहाँ पे आप कोई भी मीडियम जो है वो पास कर सकते हैं. वहाँ पे आप एयर ब्लास्ट एयर है या फिर गैस है, ठीक है, वैक्यूम है, तो कोई भी करके आपको जो है वो वहाँ पे क्या करना है, कुछ भी करके वहाँ पे आपको आर्क जो है उसको वैनिश करना है. ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वैनिश कर देंगे तो आधा पार्ट जो है, आधा से ज़्यादा पार्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टर के थ्रू मिल जाएगा आपको करंट का. ठीक है, सो यही मैंने लिखा है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ, देखिए
So using this, how we are going to improve, or you can say they decrease the oscillation. ऐसा करके हम ऑसिलेशन को डिक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? दैट हैपेंस ड्यूरिंग द कंडीशन. एंड व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर? इसकी रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? सो इन दिस प्रोसेस व्हेन सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आर ओपनिंग, we will make a mechanism in such a way that braking resistor automatically connected across CB. Once circuit breaker is completely isolated, one more switch is there at this braking resistor, this switch particular, this switch is also isolated. Okay, now देखिए, so whenever the we can say that let me just show you this paper. Whenever the circuit breaker contact is open, one side of the terminal is connected, and one side of this particular circuit breaker is connected to this supply voltage, as you can see here, and the another side or the second side is grounded. You can see this is the grounded, okay, grounded, okay, और you can say ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से इस कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है. तो ये जो पॉइंट है ना, इस तरह सप्लाई वोल्टेज में कनेक्टेड है, और दूसरा सर्किट ब्रेकर का जो भी कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है. ओके, सो इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो किस तरह से मिलेगी? देखिए, यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करूँ इसकी, तो मुझे कुछ इस तरह से मिल गया. रफली यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये जो है इंडक्टर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर इस तरह से, और रजिस्टर जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो इसके अक्रॉस में आ जाएगा. तो इस तरह से जो है वो, और ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट इस तरह से मिल जाएंगे. ठीक है, और ये जो है ना फॉल्टी पार्ट, ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो चुके हैं. अब ये रजिस्टर आर है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो सी है. तो यहाँ पे जो भी करंट जाएगा वो हो जाएगा आई सी, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आई आर, और टोटल करंट हो जाएगा आई. और ये है इंडक्टर, और ये अपना सप्लाई वोल्टेज. सो इस तरह से कुछ मैं इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो दिखा सकता हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, so whatever the current I is supplied from the source, that will be divided into two part. First one is IC and second one is IR. दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना. ठीक है, सो कुछ करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू पास होगा, कुछ करंट जो है वो रजिस्टर के थ्रू पास होगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊँ, अप्लाइंग KVL, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लेट मी जस्ट शो यू दैट. अप्लाइंग KVL अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर है मेरे पास, सो वहाँ पे लिख सकता हूँ LdI/dt, दैट वी नो. कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज अगर मैं दिखाऊँ, ये हो गया VC अपना, और इज इक्वल टू क्या हो गया अपना सप्लाई वोल्टेज, तो वो हो गया VM sin ωt. एम आई राइट? ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मैं लिख देता हूँ. ये आप सर्किट जो है वो याद रखेगा, और ये इक्वेशन मैंने इसी सर्किट के ऊपर से लगा, इक्विवेलेंट सर्किट है, और KVL मैंने लगाया है. अब देखिए, इसको हम जो है वो वैल्यू जो है हम लाएंगे, किस तरह से लाएंगे? सो ये जो इक्वेशन है अपना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ. देखिए, जो ये करंट है ना, ये करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IC और IR. तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू IC प्लस IR. इज दैट राइट? ठीक है, सो IC इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्वियसली C dVC/dt, और ये हो जाएगा अपना VC/R. ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं DI/dt लिखूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन करंट, सो DI/dt मुझे क्या मिलेगा? DI/dt इज इक्वल टू व्हाट? ये DI/dt, सो DI/dt इज इक्वल टू C d2VC/dt² प्लस dVC/R इंटू dt. इज राइट? इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना, इस तरह से कुछ मैं लिख सकता हूँ. नाउ सब्सटीट्यूट दिस सेकेंड इक्वेशन वैल्यू इनटू 1. सो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, so what I'll get here? So L C d² VC/dt plus L by R dVC/dt plus VC is equal to VM sin ωt. Okay, do you remember this particular equation? So the characteristic equation is what? देखिए, इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख सकता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल बी LC d² VC/dt प्लस L by R dVC/dt plus VC is equal to 0. This is your characteristic equation. Okay, so this can be see, यहाँ पे अगर मैं इसके रूट ले लूँ तो किस तरह से मिलेगा?
देखिए बाय टेकिंग रूट्स, इस इक्वेशन के रूट ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2RC प्लस और माइनस जे अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1/LC माइनस 1/2RC स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके दूसरी मेथड से भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी पार्ट इज represents the frequency of oscillation. So if you want to if you want no oscillations, then this particular term it should be eliminated. Fine. So यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ तो ऑसिलेशन जो आपका कम हो जाएगा. So the response will be oscillatory of, कब हो जाएगा, the response will be oscillatory when this particular term is less than this 1/LC. So ओनली अगर मुझे जो है ऑसिलेशन किस कंडीशन में होंगे, सो आर ग्रेटर देन 1/2 सो ओनली इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओनली इन दिस केस ऑसिलेशंस विल बी देयर. सो सी रिस्पॉन्स विल नॉट having any oscillation if the second term, this particular second term is greater than the first term, then it will, because this is negative. See, this is called overdamped system. This is called overdamped system. See, इस तरह से अगर मैं कुछ लिखूँ 1/2RC square is greater than 1/LC, which is nothing but R is less than 1/2LC. So the response is critically damped. Response is critically damped when R is equal to 1/2 under root L by C. Okay. So damped frequency of oscillations will be damped frequency of oscillation will be what? FD is equal to 1/2 pi under root of 1/LC minus 1/4C square R square. Okay, I can write. So when R is equal to infinity, so 1/infinity, R is infinity, so 1/infinity is equal to 0. So we'll get natural frequency at this condition. If R is decreasing, so the net value of this particular term will be decreasing. So when 1/LC is equal to 1/4C square R square, then the frequency of oscillation will be 0. Frequency of oscillation will be 0. ये टर्म अगर इसके टर्म के इक्वल हो गया तो आपका जो भी ऑसिलेशन है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So using resistance switching, it reduces the rate of rise of wrist-tracking voltage and thus burden on the circuit breaker also. Okay, let me just so using resistance switching, it reduces the rate of rise of wrist-tracking voltage and thus burden on circuit breaker. Wrist-tracking यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर के अंदर जो भी सर्किट ब्रेकर हैविंग अ हाई पोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑन कॉन्टेक्ट स्पेस दैट वी नो. और कहाँ पे होगा, देखिए रेजिस्टेंस स्विचिंग कहाँ पे यूज़ होता है, जो भी सर्किट ब्रेकर है उसके AB जो भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है ना, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि दैट सर्किट ब्रेकर हैविंग अ हाई पोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्टेक्ट स्पेस. Second one is resistance switching decreases severe voltage oscillation due to first breaking of low inductive currents, which is current chopping, that we will discuss in next lecture, and the breaking of capacitive current. Okay, breaking of capacitive current. So this is all about the resistance switching. Okay, अगर मैं एक ग्राफ दिखाऊँ आपको वोल्टेज वर्सेस टाइम का, तो ये हो जाएगा अपना ग्राफ वोल्टेज वर्सेस टाइम, वोल्टेज वर्सेस टाइम. सो ये अगर मैं दिखाऊँ कि ऑसिलेटरी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैं दिखाऊँ यहाँ पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, कुछ इस तरह से मुझे मिला क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इस तरह से अगर मैं दिखाऊँ, ये डैम्प्ड है, डैम्प्ड रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. ठीक है, और ये जो हो जाएगा नया तो इस तरह से कुछ होगा. सो दिस इज द oscillatory restricting voltage. Okay,
So this the shunt resistance also ensures the effective damping of the high frequency restacking voltage transient. Okay, thank you.